अब आप लोगों के साथ जो हम करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं, नो डाउट कि आप लोगों को भी यहाँ आके डिफरेंट फील होता होगा कि आप वहाँ वो जो थेरेटिकल सारी चीज़ें पढ़े थे और वहाँ पे जो आप बहुत ज़्यादा एक बुकिश नॉलेज था आपका उसके साथ अटैच थे, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, प्रैक्टिकल प्रोफेशन की तरफ उसकी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम आप लोगों को, एक ग्रुप को हमने कैसे प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, अब से पहले तक जो आप लोगों के सेशंस हुए होंगे वो यकीनन आपने अभी मेरा ख़्याल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे लिए हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये सारा सिलसिला तो आपका साथ चल रहा है, तो एक ऐसा मॉड्यूल भी आपके लिए इसमें प्लान किया जाए जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, ठीक है। और आपको हम अपनी पहचान के बाद या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद जो है आपको प्रोफेशन की तरफ किस तरह लेके जाना है उस पर भी काम करें। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, दिस इज़ फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। इसको आप क्या कह सकते हैं, खुद शनासी से, मेरी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी, फ़र्ज़ शनासी की तरफ। अच्छा, ये चीज़ जो है, दिस प्रोवाइड्स यू द बेस किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी आपने दुनिया का काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रोफेशन में जाना है, वो है खुद शनासी, ठीक है। और फिर इसका मकसद क्या है, यानी आप ये क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने फिर अल्टीमेटली अपने फ़राइज़ की तरफ आना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो फ़र्स्ट शनासी की बात कर रही हूँ उससे मुराद आपका प्रोफेशन है। वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे फ़राइज़ के साथ दुनिया में भेजा है, ठीक है, यानी हमारे हकूक़ तो होते ही हैं ना, हम वो तो हैं ही हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है उसका कोई मकसद है और उस मकसद में उसके बहुत सारे जो सेल्फ़ उसके राइट्स हैं, उसके साथ एक मकसद उसका फ़र्ज़ का भी है, ये ड्यूटी का भी है। तो आपके लिए जो है फ़र्ज़ शनासी का यहाँ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। हमारी इसमें लगी हुई है ना स्लाइड। तो आपकी जो प्रोफेशनलिज़म है उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे ना, वो जिसे कहते हैं क्रक्स होने चाहिए, कुछ ऐसे आपके पास बेसिस होनी चाहिए। अगर आपकी वो बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो आप अपने प्रोफेशन में भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे आप अपनी खुद शनासी के लिए अगर आप अपने आप को खुद से पहचान लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने मेरा ख्याल है सेशंस लिए हैं ना MBIT के भी, तो आप लोगों ने अपने आप को पहचान लिया है। वाकई हम तो आज तक नहीं पहचान सके पूरी तरह वैसे, लेकिन दैट इज़ गुड कि अगर आपने वो काम शुरू कर दिया, यानी आपका वो सिलसिला जो है वो खुद शनासी का शुरू हो चुका है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली तो हम 100% तो कभी भी नहीं कह सकते कि वो चीज़ें रिलेट करती हैं। यस, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पोटेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, तो हम पोटेंशियल्स को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे वीकनेसेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से मिनिमाइज़ कर सकें, उनके लिए हम डायरेक्शंस और सॉल्यूशंस ले सकें। तो इसी तरह से हम अपने प्रोफेशन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, बल्कि हमें जानना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट प्रोफेशन, ताकि हम उसकी तरफ फिर बेहतर तरीके से चल सकें। तो जब हम ये बात करेंगे प्रोफेशनलिज़म की और इसमें हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे, तो फिर हमें ये भी पता चलेगा कि इस प्रोफेशन में हमारा क्लाइंट कौन सा है। और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि व्हाट आई हैव प्लान फॉर यू टुडे। मैंने क्या सोचा हुआ है कि आज आप जब ये थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का सेशन लेंगे तो उसके बाद आप क्या यहाँ से साथ लेके जाने वाले हैं ना आज के दिन में। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द बेसिक्स फॉर योर प्रोफेशनल डीलिंग्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास कुछ बेसिक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन की कुछ बेसिक्स क्या हैं।
Secondly, you will understand the diversity among your clients. आपके जो clients हैं वो भी अभी हम जो है वो अनवेल करेंगे कि आपके clients कौन से हैं. Then the purpose of your professional practices. आपकी जो professional practice है उसका पर्पस क्या है. अभी हो सकता है आपको टर्म्स बड़ी सी लग रही हों, प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये क्या है, क्योंकि अभी तो आप लोगों को लगता है कि आप सीख रहे हैं ना सब कुछ, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. अगर आप अभी से इसको जान लेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपने बहुत सारे ऐसे साथी जो कि इन टर्म्स से वाकिफ़ नहीं होंगे, आप आगे निकल जाएंगे और आप सीख लेंगे कि इन चीज़ों को आपने एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है. देन योर अप्रोच टू मेक योर प्रोफेशनल करियर इंक्लूसिव. अच्छा, अब इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि कोई भी जो प्रोफेशनल करियर है आइदर इन योर फील्ड और इन एनी अदर फील्ड उसको इंक्लूसिव बनाना क्यों ज़रूरी है. बट आई विल टॉक मोर स्पेसिफिकली related to your profession, that is about psychology and special needs education, right? And then finally we will come up with solutions जो कि inclusive approach को, acceptance of diversity को deal करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, that is of universal design, right? चलें जी, हम start करते हैं to unlock your profession. What do you think कि आपका प्रोफेशन क्या है. आई मीन यू आर स्टूडेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट डोमेन्स. एक्चुअली द डोमेन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, पर्पस इज़ द सेम. few of among you are from psychology discipline and few of among you are from special education discipline. तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि आपका प्रोफेशन क्या है. यानी आप करने जा रहे हैं डील स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी आप यू वांट टू बी अ टीचर, ठीक है. यानी आपका ख्याल है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं एंड द टीचर फॉर स्पेशल नीड्स. और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, therapist, very good. What else? Lecturer, चलें. Educational psychologist, very good. Social psychologist. आज हमें जानना ही है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं. जिस फील्ड को आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट इज़ समथिंग डिफरेंट डोमेन. उसके लिए आपको एक और स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी because that is really related to anatomy of the body, ठीक है. that is a different domain. सोचो भाई. yes, you can be a counselor, very good. industrial organizations में आप जा सकते हैं, यानी आप इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट. yes, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं. ट्रेनर, you can be a trainer in your field, very good. एडवोकेट, ये एडवोकेट क्या होता है. एडवोकेट रिलेटेड टू योर फील्ड क्या होता है. एडवोकेसी कर सकते हैं आप, ठीक है. अच्छा, अब एडवोकेसी कौन लोग करते हैं और किस जगह पे कर सकते हैं. एडवोकेसी करने के लिए आपके पास कई प्लेटफॉर्म्स हैं. एडवोकेसी करने के लिए आपके पास वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी ओपन कि आप कहीं भी बैठे हैं और किसी भी जगह पे और आप अपनी फील्ड को प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. और अगर आप प्रोफेशनली इसको देखें तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी HRM, राइट. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी लाइक जहाँ पे आपके करिकुलम्स बन रहे हैं, ठीक है. जहाँ कहीं भी ऐसी सॉल्यूशंस जहाँ उनको चाहिए हों रिलेटेड टू योर फील्ड, यू कैन प्रोवाइड एडवोकेसी देयर, ठीक है. तो हम इसको एडवोकेट के साथ अगर हम एडवोकेसी का लफ्ज़ यूज़ करें तो वो एज ए प्रोफेशनल ज़्यादा बेटर साउंड करता है. इसको आप कहेंगे कम्युनिटी एक आपने नाम सुना है कभी CBR का. क्या होता है CBR? कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन. एनी पर्सनल दैट इज़ इन्वॉल्व. कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बेसिकली एक प्रोग्राम है
एक जेनेरिक प्रोग्राम है। अब इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं टूवर्ड्स योर फील्ड, ठीक है। जैसे सोशल वर्कर्स हैं, दे कैन ज्वाइन दिस फील्ड इन देयर टर्म्स। आप लोग एज ए स्पेशल नीड्स एजुकेशनिस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। श्योर। देखिए, साइकोलॉजी इज़ योर मेजर डोमेन, राइट। साइकोलॉजी इज़ योर मेन डोमेन, और साइकोलॉजी फिर आपको मल्टीपल फील्ड्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप फोरेंसिक साइकोलॉजी में जा रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी में जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन न्यूरो साइकोलॉजी का चूज़ कर लेते हैं तो यू कैन गो इन दैट फील्ड एज वेल। डेफिनेटली वो यू हैव टू रीड, लेकिन वो अलग डोमेन नहीं है, दैट इज़ ए डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, राइट। जैसे भी यहाँ किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट की बात की थी, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल अनटिल और अनलेस कि आप एक अलग से डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करें या एक अलग से उसके लिए कोई डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन लें, तो आप फिर उसको ज्वाइन करें। बट द फील्ड्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी आर इन दिस डोमेन, जो कि इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आपने कभी सुना है? ऑल्दो दैट इज़ अ वेरी रेलिवेंट फील्ड टू दिस, जो आपके स्पेशल नीड्स के साथ और इनके साथ काम कर रहे होते हैं। येस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपके पास आगे ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह से इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब वो कंसल्टेंट भी अगेन, जैसे आप जिस ये जो अपने डिफरेंट फील्ड्स अपनी लिखवाई उसके अंदर आप जा सकते हैं। करिकुलम डेवलपर्स बन सकते हैं आप। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट में तो ख़ास किस्म का करिकुलम आता है, आपने उसी को करना होता है। वहाँ पे करिकुलम प्लानर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो कि आपका करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखिए, व्हेन यू आर डीलिंग विद डाइवर्स पीपल और स्पेशली विद डाइवर्स चिल्ड्रन, और अगर आप टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो करिकुलम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने करिकुलम को एज इट इज़ ऑल द टाइम नहीं आप उसको डिलीवर कर सकते, आपको उसमें बहुत सारी एडाप्टेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी अकोमोडेशंस करनी पड़ती हैं। और इसके लिए फिर आप एक तो जैसे इनफॉर्मली आप करिकुलम डिज़ाइन कर ही रहा होता है टीचर, बट देयर आर यस आईपी, यू नो ऑल, सब जानते हैं। आईईपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ठीक है, दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ये आमतौर पे हम जो इंडिविजुअल नीड्स हैं स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की, उसको डील करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इसका इस्तेमाल स्कूल्स में ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल हो। जो आप क्लिनिकल सेटिंग यूज़ कर रहे होते हैं या कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, उसमें भी आप आईईपीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक तो ओवरऑल आप स्कूल की एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसलर काम कर रहे हैं, एज ए थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बना सकते हैं। वहाँ पे फिर आप एजुकेशनल निकाल देंगे अगर आप कोई थेरेपी प्लान्स दे रहे हैं, राइट, बिहेवियर प्लान्स दे रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी का या अदर फॉर्म ऑफ थेरेपीज, तो फिर आपके इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स रह जाएंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेटेड टू योर एजुकेशन, तो फिर आप इसको एजुकेशनल प्लान कहेंगे। तो ये फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, राइट। यानी ये नहीं है कि अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोफेशन आपने स्पेशल नीड्स का ज्वाइन किया है या साइकोलॉजी का ज्वाइन किया है, तो बस आप एक साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं या फिर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। नो, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, ठीक है। आपके अपने पास आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या पोटेंशियल्स हैं आपके, आप कौन सी फील्ड को किस डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर क्या है, आपने सिर्फ एक ही लाइन देखनी है। अब आज के बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक इमेज डेवलप हो गया कि आपके प्रोफेशन की क्या वर्थ है, क्या स्कोप है। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि ये सब चीज़ें जो आपने एज ए प्रोफेशनल पॉइंट आउट की हैं, वो आप कहाँ कहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आपको बहुत क्लियर पता है, स्कूल, ठीक है जी, स्कूल नीड्स स्पेशल नीड्स टीचर्स एंड स्कूल नीड्स साइकोलॉजिस्ट्स, ठीक है, ये तो आपको पता है, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है?
क्लिनिकल सेटिंग्स हैं जिसमें कि हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिकल सेटिंग जिसको आप कहते हैं। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे आप? कॉर्पोरेट सेक्टर में आप क्या करेंगे? क्या रोल्स हैं आपके? वेरी नाइस, ठीक है। आप अब बहुत अच्छी जो कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो फॉलो करती हैं जो हायरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे बाउंड देयर कंपनीज टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट और अ कंसल्टेंट जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो और लोगों की डाइवर्स ओपिनियंस को जो है वो बता सके किस तरह से एक्सेप्ट करना है, जो डाइवर्सिटी है उसको बता सके कि किस तरह इंक्लूड करना है। अभी हम जब डिटेल में डाइवर्सिटी उन चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि जो कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे एक्सपर्ट्स क्यों हायर करती हैं। इवन कि अब आपके जो पाकिस्तान में भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपके बैंक्स हैं, आपके ये मोबाइल कंपनीज़ हैं, नेटवर्किंग की कंपनीज़ हैं, इसमें डाइवर्सिटी इवन एक्सपर्ट होता है, डाइवर्सिटी ऑफिसर होता है, उसकी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट की पोजीशंस तो आपको पता ही है ना। इसके अलावा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन एक्सपर्ट्स की पोजीशंस होती हैं जो कि कंपनीज़ को ये बताती हैं कि आपके पास जो डाइवर्स नेचर के आपके पास आ रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको आपने किस तरह से हैंडल और डील करना है। आपने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं हायरिंग की, उसमें आपने डाइवर्सिटी को किस तरह से डील करना है, वो भी अभी हम नेक्स्ट सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ह्यूमन डीलिंग है, लाइक पुलिस, लाइक आर्मी, लाइक जुडिशल, यहाँ सब जगहों पे जो हैं वो स्पेशल नीड्स और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की पोजीशंस अवेलेबल हैं। स्पेशल कोटा नहीं होता, देयर इज़ अ पोजीशन फॉर यू पीपल कि आप वहाँ अप्लाई करें। और वो पोस्ट उन्होंने क्यों बनाई हुई है, अगेन अभी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें बता देगी कि वो पोजीशंस जो है उन्होंने किसके लिए बनाई हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रही हैं वहाँ पे इस फील्ड की ज़रूरत मौजूद है। तो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर यू। लेकिन क्या है कि आपने ख़ुद अपने जो प्रोफेशनल कैरियर है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, और आपने साथ मैच करना है अपने पोटेंशियल को, राइट। जैसे मैंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आपको अपनी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ और आपके इंटरेस्ट पता लग गए। दूसरी तरफ आपको आपके प्रोफेशनल पता लग गए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने उसको कनेक्ट करना है और अपने लिए अभी से उसको बिल्ड करना शुरू कर देना है। एंड यू हैव टू लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़, राइट। और अब तो आपके पास बहुत सारे मीडियम्स मौजूद हैं जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसी पोजीशंस हैं। सो व्हेन यू अनलॉक योर प्रोफेशन एज ए स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट और एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो आपका जो क्लाइंट है वो कौन है? अ ह्यूमन बीइंग। और आपकी जो फील्ड है, चंद फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें कि आपने जो अल्टीमेट आपका जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के साथ है। अब जो हमने पिछले सब प्रोफेशंस काउंट किए या ऑर्गेनाइजेशंस काउंट की या पोजीशंस काउंट की, उनमें क्या था? वो इंटरेक्शन क्या था? ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करना। एंड बिलीव यू मी कि सबसे डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है इन दिस यूनिवर्स, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। ऐसा ही है ना? यानी आपने अल्लाह के हुक्म से ऐसी फील्ड का इंतखाब कर लिया है कि जिसमें आपने सारी उम्र सीखने और समझने के मराहिल में रहना है। हमसे एक बंदा नहीं समझ आता, हम पहले अपने आप को नहीं समझ पाते, फिर हम कहें कि हमारे इर्द गिर्द जो 4, 5, 7 लोग हैं हम उनको नहीं कभी समझ पाते। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा शौहर क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, बड़ा भाई क्या कर रहा है, छोटी बहन क्या कर रही है, अम्मी क्या कह रही हैं, अब्बू क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हम जो है वो जॉब में गए तो ये तो बहुत पागल सा मेरा बॉस है, ये मैं सारे एम्प्लॉयज़ को समझा के थक जाता हूँ, किसी की समझ में नहीं आता, हालांकि मैं तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन की तरफ। तो इट मीन्स कि आपका जो इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स के साथ है, ह्यूमन बींग्स यानी उनको समझना, उनको जानना, इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग।
लेकिन आपको इसका अल्टरनेट फ़ायदा भी है। जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की फील्ड्स पढ़ते हैं, ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, फिज़िकल चेंजेस आती हैं तो फिर क्या चेंजेस होती हैं, आपकी साइको सोशल इंटरेक्शंस कैसे हैं, तो ये सारी डोमेन्स जब आप साइकोलॉजी की पढ़ते हैं तो आप किसी हद तक मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं। और आपको अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह के हुक्म से आपने ये चूज़ कर लिया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको साथ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी दे दी है। देखिए इंडस्ट्री में आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डस्टर बनाया, चलो कोई बात नहीं, इसकी आपने कोई करनी थी, आगे पीछे हो गई, ये यहाँ पे लग गया, इसका स्टिकर इधर लग गया, उधर लग गया, डजेंट मैटर, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा और इसी पे आएगा, इसी एक पीस के ऊपर फ़र्क आएगा, ऐसा ही है ना। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स तो याद रखें कि वो ना सिर्फ उस ह्यूमन बींग के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेगी, आपकी कोई भी इंटरवेंशन या आपका कोई भी प्लान या आपका कोई भी एक्ट या रिएक्ट, बल्कि उससे रिलेटेड और बहुत सारे लोगों पे होगी। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फील्ड कि आपने इसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ समझना है और फिर इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज हम जो थोड़ी सी बात करेंगे वो इसको समझने के हवाले से भी करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस के हवाले से भी करेंगे। ऑल्दो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम इसको बहुत ज़्यादा समेट नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे नेक्स्ट सेशंस हों उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करते हम थोड़ा सा इस जो जिग्सा पजल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये ह्यूमन बींग्स में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने, मूड स्विंग्स एक्सप्रेशंस का डिफरेंस है। कोई और डिफरेंस भी नज़र आ रहा है? फेस डिफरेंट है, यानी उन सब की शक्लें डिफरेंट हैं। वेरी गुड। एज इज़ डिफरेंट, ठीक है। फिर जेंडर इज़ डिफरेंट, और यानी हम कहीं देख के थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस भी देख सकते हैं। और क्या है डिफरेंट? अपीयरेंस, वेरी नाइस। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जैसे अब आपने डिफ्रेंशिएट करना शुरू की कुछ जी। अच्छा, मैं आपके लिए बताती हूँ कि हमने एक जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर कोई 36 के अराउंड पिक्चर्स हैं डिफरेंट। 36 ही है? 25, सॉरी, देखा मेरा मैथ्स हमेशा गलत होता है। एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप जो हैं एक्टिव हैं या नहीं है। सो देयर आर 25 पिक्चर्स अराउंड इन दिस स्क्रीन, और इस पर मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं और दे आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट इमोशंस, जैसे कि कोई खुश है, कोई बहुत खुश है, कोई रो रहा है, कोई उदास है, कोई गुस्से में है, कोई चीख रहा है, कोई कान बंद कर रहा है, यानी कोई डिस्टर्ब है किसी आवाज़ की वजह से, या किसी जो है वो उसको बात पसंद नहीं आ रही है। और हम इस तस्वीर में ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि इंसानों में हमें फ़र्क किस तरह नज़र आते हैं, या हम किस तरह फ़र्क जो है वो तलाश कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि अपने आप को जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से जब आप अपने क्लाइंट्स की बात करते हैं या उस प्रोफेशन की बात करते हैं जिसमें आपने ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्शन करना है, तो उसमें आपको अपने ह्यूमन बींग्स को जानना या आपके क्लाइंट्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने फिर कहा कि दे आर कॉम्प्लेक्स्ड पर्सनस, तो अगेन वही बात है कि उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर ड्यू टू सम डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हमें फ़ौरन से नज़र आ जाते हैं। जैसे कि आप जो ग्रुप बैठा हुआ है, आपने सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे बताया वो क्या बताया? इमोशंस का, फीलिंग्स का, ठीक है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, फोकस करना शुरू किया, तो आपको कुछ और डिफरेंसेस नज़र आना शुरू हुए। इसका मतलब है कि कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि हमें अपीरेंटली नज़र आ जाते हैं, कुछ पे हमें फोकस करना पड़ता है, और कुछ को हम शायद अपीरेंस से भी जान नहीं सकते। इनके पीछे कुछ ऐसे होंगे ना डिफरेंसेस जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि एज ए प्रोफेशनल आपको वो सारे डिफरेंसेस जो कि विजिबल हैं और इनविजिबल हैं वो आपको जानने हैं और एक्सप्लोर करने हैं। क्यों करने हैं भाई? आपको क्या मसला है भाई? जब आप किसी एक चीज़ को ट्रीट करेंगे तो उसके लिए फिर आपको उसकी सारी की सारी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका इंटरेक्शन है, उसका सराउंडिंग्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
इवन कि हम जब एक्सप्रेशंस की भी इसमें बात कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेशंस को भी पूरी तरह इस पिक्चर से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? हमें नहीं पता कि वो जो खुश है वो क्यों खुश है और कितना खुश है, जो रो रहा है वो क्यों रो रहा है और कब तक रोएगा। चलें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ज़रा पढ़ने वाली, लफ्ज़ों के साथ। लफ्ज़ों को हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तस्वीरों को जानना, विजुअल्स को समझना, आवाज़ को समझना हमें आसान होता है, लेकिन ये भी एक टाइप है डाइवर्स लर्निंग की। अब जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि डाइवर्सिटी क्या है, इज़ अ डिफरेंस ऑफ रेंज अमंग ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर हम यहाँ पे ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है? डाइवर्सिटी तो वैसे बहुत सारी है। डाइवर्सिटी का आम क्या मायने हैं, जिसको आप तनों कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। अगर सब चीज़ें एक जैसी हों तो कैसी लगें? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारे एक जैसी शक्लों वाले बैठे हों, मैं भी आपके जैसी हूँ, तो कैसे हम लगेंगे? हम सब ने एक जैसे कपड़े पहने हों तो बस ये पहचाने जाएंगे शायद हम कासिम अली शाह फाउंडेशन से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं, इतनी हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है? यानी वही बात है, अगर मैं यहाँ पे ये ज़िक्र करूँ कि जो पहचानने के लिए या नोइंग डाइवर्सिटी को अगर हम इन ह्यूमन बींग्स में देखें तो दे आर टू वेज और अप्रोचेस। एक तो ये है कि हमारा जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो क्या है, और दूसरा हमारा जिसको आप कहते हैं, इसको आप रिवील्ड नॉलेज भी कहते हैं ना, या डिवाइन नॉलेज, और दूसरी तरफ है नॉलेज ऑफ विजडम। नॉलेज ऑफ विजडम क्या है? जो हम आप एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने टीचर से सीख के हम तक पहुंचाया। बुकिश नॉलेज में हमारे पास मौजूद है, ऑब्जर्वेशन से हम करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, पढ़ के, पढ़ा के, ये सब कुछ सीख के करते हैं। तो दैट इज़ अ नॉलेज ऑफ विजडम। और एक है डिवाइन नॉलेज। अगर हम बात करते हैं अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, तो कोई मुझे शेयर कर सकता है कि क्या बताया जाता है ह्यूमन बींग्स को या इंसानों को? यानी हमें ये कहा गया कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ तो ये तय कर दी गई कि इंसान को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल जो है ना वो क्रिएचर बना दिया गया। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे भी कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आ रही। डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यानी आप एक तरफ बात करेंगे कि आप तो कह रही हैं कि डाइवर्स होना चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो आप कह रही हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करेंगे ना राइट्स की, राइट्स को एग्जीक्यूट करने की, प्लान करने की, तो वहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। लेकिन जब हमें राइट्स को डिलीवर करने की, राइट्स को प्रमोट करने की, राइट्स को एक्सेप्ट करने की, राइट्स को प्रैक्टिस करने की बात आएगी, तो वहाँ हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? डाइवर्सिटी को। क्लियर है? ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। तो हमने बात यहाँ से की कि जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है, और अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक में कि मैंने इंसान को उसकी बेहतरीन हालत में पैदा किया। ठीक है, इसका मतलब ये भी तय हो गया कि हम ये चीज़ कहीं भी नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कई बार हम ये बड़ी कॉमन बात कर देते हैं, हमारी फील्ड में अक्सर ये लोग कह देते हैं, इवन के जो मतलब कोई ऐसा नज़र आता है तो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने अगर किसी एक इंसान को एक चीज़ नहीं ना देता तो दूसरी चीज़ उसकी बड़ी बेहतर बना देता है। अक्सर आपने ही सुना होगा ना, अल्लाह ताला ने उसको सुनने को नहीं दिया तो ये बेहतर बना दिया, अल्लाह ताला ने उसको ये नहीं दिया। हम क्यों कह रहे हैं और कैसे कह सकते हैं? अल्लाह ताला ने कहा मैंने हर इंसान को मुकम्मल पैदा किया है। इसका मतलब है कि वो एक मुकम्मल इंसान है। हम कहीं नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया और ये नहीं दिया और उसको ये दे दिया उसकी जगह। तो ये सबसे पहली चीज़ तो है कि एज ए प्रोफेशनल आपको अपनी फील्ड में रहते हुए इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप इस चीज़ को तो कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेबल नहीं कर सकते कि ये है और ये नहीं है। राइट? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ गई? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था तो क्या कहा था इंसानों को
में इम्तियाज़ करने के लिए, याद है ना आपको? यानी ये कहा गया कि सवाए तकवा के। इसका मतलब ये है कि वो जो रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात और जेंडर की बात की गई थी वो वहीं ख़त्म कर दी गई कि उसकी बुनियाद पे कोई इंसान एक दूसरे से अफजल नहीं है, इम्तियाज़ नहीं रखता है। सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। यानी तकवा से क्या मुराद है? उसके अमाल हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी के जो फ़ीचर्स हैं, उसकी जो लाइफ के लिए उसके जिसे आप कहते हैं कि वो किस अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो सब तमाम चीज़ें या सब मेथड्स उसके जो हैं वो तकवा की बुनियाद रखते हैं। और आप उनकी बेसिस के ऊपर किसी को जज कर सकते हैं, किसी को बैलेंस कर सकते हैं, किसी को इंश्योर कर सकते हैं कि जनाब ये बहुत उम्दा इखलाक का इंसान है। ये फिर भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि इसका काम हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इसमें इंश्योर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये याद रखना है कि आपके प्रोफेशन का मतलब लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। लोगों को अगर आपने उनके ऊपर ठप्पे लगाने हैं, हमारा क्या, हम साइकोलॉजिस्ट से क्यों दूर भागते हैं? वो लेबल करते हैं। ठीक है, हमारे जहन में सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, हमने ऐसे किसी स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट के पास नहीं जाना जो हमें या हमारे बच्चे को ये कह दे कि ये इसके साथ ये मसला है। उसमें कहीं हमारा कोई कसूर है? एज ए प्रोफेशनल हमारा कसूर है। हम चीज़ों को प्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अच्छा, टीचर से दूर क्यों नहीं भागते लोग? क्योंकि टीचर का इमेज ऐसा टीचर का डेवलप हो गया है, ये समझा जाता है कि टीचर जो है वो नेगेटिविटी नहीं लेके आता। ठीक है, वो बेहतरी करता है। अब आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट देख लीजिए माशरों का। हमारे यहाँ यही कॉन्टेक्स्ट है, यही समझ जाता है कि ये लेबलिंग है। लेकिन जो ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने जहाँ पे लेबलिंग और डिस्क्रिमिनेशन को वो अप्रिशिएट नहीं करते और वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया है, वहाँ बहुत ये कॉमन है कि यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट, यूज़ ऑफ साइकेट्रिस्ट गोइंग टूवर्ड स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट्स, वहाँ पे कोई इसको माइंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे उन तमाम एथिक्स का ख्याल रखा जाता है जो कि किसी प्रोफेशनल की डिमांड होती है। एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस एथिकल कंसिडरेशंस की वजह से है। तो आपको इस प्रोफेशन में रहते हुए अपने एथिक्स को कंसिडर करना है। तो आपका सबसे पहला जो चीज़ है वो आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि आपने लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आनी है, राइट। और बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आप उसको गलत कहें, पहले आप उसके ऊपर लेबल करें तो फिर आप उसको इम्प्रूव करें, राइट। अच्छा, अब लेबलिंग क्यों की जाती है? उसी खुतबा की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगी जिसमें ये कहा गया कि ये इसलिए बनाए गए गिरोह ताकि सिर्फ पहचाने जाएं, राइट। तो अब जो आप ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी कॉज की, प्रॉब्लम की, वो किस मकसद के लिए करते हैं? फॉर रिहैबिलिटेशन पर्पस। ठीक है, आप उसके इलाज के लिए वहाँ तक करनी चाहिए। और इसको कम्युनिकेट भी पेरेंट्स को या पेशेंट को इस तरीके से करना चाहिए कि वो इसको अपने ऊपर कोई लेबल ना समझे। डाइवर्सिटी क्या है? रेंज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंसेस हैं वो तमाम, अब वो रेंज क्या है, वो रेंज भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि डाइवर्सिटी ये कहती है कि एवरी ह्यूमन बींग इज़ इंडिविजुअल एंड यूनिक। यानी मैं, आप, कोई भी यूनिक है, यूनिक इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स। वी आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हमारा सोचने का अंदाज़, हमारा समझने का अंदाज़, एक ही चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। इवन कि हम कितने लोग हैं, फिर भी हम सब ने मुख्तलिफ़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं। फ़ीमेल्स की बात करूँ तो लिपस्टिक्स के कलर्स भी सबके डिफरेंट होंगे, हेयर स्टाइल्स डिफरेंट हैं, आपकी अपीयरेंस यानी सब डिफरेंट है। हालांकि आप कुछ कॉमन सब्जेक्ट से हैं, फिर भी आपके अंदर कोई एक चीज़ एक जैसी नहीं आ रही है। इसी तरह से आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें, खाना सब लोग खाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग खाना खाते हैं ना। कोई किसी तरह खाता है, कोई चम्मच से खाता है, कोई फोर्क से खाता है, कोई स्टिक्स के साथ खाता है, कोई हाथों से खाता है। ठीक है,
तो इसी तरह से ये डिफरेंसेस जो हैं ये हमारे अंदर हर एक के अंदर हैं, और कुछ हमारे इंडिविजुअल यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमारे कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमारे रिलीजन के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम सबको इंडिविजुअल बना रहे होते हैं. So human diversity describes variations with the full range of cognitive, behavioral and psychosocial perspectives. अब वो हम next देखते हैं कि क्या है. There are 4 types of diversity जो कि literature कहता है commonly, 4 तरह से वो diversity को describe कर रहा है. The first form is internal. Internal diversity वो है that is given, that is not your choice. जैसे कि ethnicity, एज, नेशनैलिटी, फिज़िकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कल्चरल आइडेंटिटी. अभी सारे लफ्ज़ों को हम देखते हैं. यानी आप पैदा क्या हुए हैं, लड़का लड़की या कोई थर्ड जेंडर, इट इज़ नॉट योर चॉइस. आप इस ख़ानदान में पैदा हुए हैं, इट वॉज़ नॉट योर चॉइस. आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इट वॉज़ नॉट योर चॉइस. राइट. आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, यानी आप एक नॉर्मल आईक्यू के साथ पैदा हुए हैं या सब एवरेज के साथ पैदा हुए हैं, दैट इज़ नॉट योर चॉइस. इसी तरह से आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी, यानी आप कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी एक मुकम्मल जिस्म के साथ आप पैदा हुए हैं या खुदा ना खास्ता कोई इम्पेयरमेंट है आपके साथ अटैच है, दैट इज़ नॉट योर चॉइस. अच्छा, कल्चरल आइडेंटिटी. कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनैलिटी में मैं डिफरेंस क्यों कह रही हूँ यहाँ पे. एक ही मुल्क में मुख्तलिफ तरह के लोग भी हो सकते हैं. अच्छा, डाइवर्सिटी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊँ. हमारे यहाँ यही होता है. आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी के चैलेंजेस नहीं हैं. हमारे यहाँ डाइवर्सिटी के इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं. अगर आप उन कंट्रीज़ में जाएँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और वो बहुत एडवांस हैं, लाइक अभी मैं अगर आपको मिसाल दूँ यूके की, बिल्कुल किसी भी मुल्क भी ले लीजिए, मैं आपको वो मिसाल देने लगी हूँ जो मैंने खुद वहाँ प्रैक्टिस की और मैंने देखी. व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग माय पोस्ट डॉक फेलोशिप इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और मैं वहाँ पढ़ा रही थी मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, तो देयर वर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मास्टर्स लेवल के. अच्छा, वहाँ का जो मास्टर्स लेवल है आप वो समझिए कि आपके यहाँ एमफिल और पीएचडी लाइक स्टूडेंट्स होते हैं. वहाँ पे 32 की क्लास थी, एंड ट्रस्ट मी कि वहाँ पे 27 के अराउंड डिफरेंट नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स थे. मैं नेशनैलिटीज़ की बात कर रही हूँ. यानी एक जो है वो अमेरिका से है. अच्छा, पाकिस्तान से टीचर था वैसे, मैं आपको ये बताऊँ, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी. ठीक है. अच्छा, फिर एक जो है हांगकांग से है. चाइना से स्टूडेंट्स थे. चाइना से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं आजकल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं. जापान से थे, चिली से थे, कोरिया से थे, अमेरिका से, अमेरिका की डिफरेंट स्टेट्स में से थे, अफ्रीका से थे, सऊदी अरेबिया से थे. यानी यू कैन नेम द कंट्रीज़ जो आपको मतलब हैं आती हैं. तो आप सोचिए कि वो क्लास कैसी होगी. अब वो नेशनैलिटी बदलने से सिर्फ नेशनैलिटी नहीं बदलती है, कितना कुछ बदल जाता है. लैंग्वेज डिफरेंसेस, कलर डिफरेंसेस, ठीक है, स्टूडेंट्स डिफरेंसेस. एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ. वहाँ पे जब पहले दिन मैं गई तो आपको पता है वो कोविड डेज थे और उनमें मास्क जो था ना दैट वाज कंपल्सरी. अच्छा, मास्क की वजह से एक बहुत ज़्यादा इशू जो आता है कि आप हाइड हो जाता है ना आपका फेस. समटाइम्स आप पहचान नहीं पाते कि एज क्या है. ऐसे ही है ना, हम अक्सर फेस से अंदाज़ा लगाते हैं ना कि एज क्या है. और अच्छा, ख़ास तौर पे जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, कुछ चाइनीज़, हांगकांग, कोरिया और जापान के लोग, इनकी एज वैसे भी नहीं आप पहचान सकते. ठीक है, मतलब मुश्किल हो जाती है. अच्छा, देयर वाज ए गर्ल हु वाज लाइक लिट शॉर्ट हाइटेड, मतलब कोई अराउंड 4 फीट समथिंग उसकी हाइट होगी. मैं आपको कल्चरल डिफरेंस की बात बताने लगी हूँ. मास्क उसने वेल किया हुआ था. वो क्लास में आए और वो किसी और स्टूडेंट, जैसे 2-3 स्टूडेंट्स इकट्ठे एंटर होते हैं, आई थॉट कि शायद किसी का कोई बहन या भाई कुछ होगा ना. बैठ गई और हम ज़ाहिर है बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे थे. जो SOPs थे कोविड के, उनको मास्क आप रिमूव नहीं करते. सिर्फ ये था एक्सेप्शन कि जो बंदा यहाँ पे लेक्चर दे रहा है या वो कर सकता है. जिस दिन उसकी प्रेजेंटेशन की टर्न थी, शी केम ऑन द स्टेज. पहले तो वो ज़ाहिर उसने मास्क अनवेल किया, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि
इसकी एज जो है, मतलब वो मुझे फिर नेक्स्ट डे पता चल गया, मैंने जब पूछा कि ये स्टूडेंट है हमारी, क्या हो गया इंटरेक्शन। मज़े की बात तब हुई जब वो आई यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। और उसने क्या कहा, हेलो, गुड इवनिंग, माई नेम इज़ बोनी, एंड आई वॉज लाइक दिस। यानी मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इसका नाम बोनी होगा, ये वाकई बोनी है। मुझे कहना नहीं चाहिए, ठीक है, हमारी सोसाइटी में चूँकि हम तो बोने को बोना ही कहते हैं ना, लेबल करी तो फ़ौरन ये नहीं हम कहते। शी वॉज लाइक, वो मेरे यहाँ आती होगी, जैसे 4 फीट का उसकी हाइट थी, उसका नाम जो था वो बोनी था। और मैं सोचती कि या अल्लाह शुक्र है ये हमारे मुल्क में नहीं आई, वरना इसके साथ क्या होता। और जितनी खुशी से और जितने कॉन्फिडेंस से वो अपना नाम बता रही है, तो इसको अंदाज़ा भी नहीं है। एंड दैट वाज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इन फ्रंट ऑफ मी। यानी मैं समझती हूँ कि वो बड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आई, और मैं उस पर मतलब सोचती रही कि ये देखें ये कितना बड़ा डिफरेंस है जो कि कल्चर क्रिएट करता है, लैंग्वेजेस का और नेम्स का। शी इज़ स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद मी, और मैं तो ये कहती हूँ कि ना ही कभी आए पाकिस्तान तो बेहतर है। एनीवेज, वेयर वर वी, येस वी वर ऑन इंटरनल टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब जो टाइप्स हैं ये आपके पास गिवन नहीं है, ये दीज यू कांट चेंज। ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ कि जब आप डील करें अपने क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स कोई भी हो सकते हैं, आपका स्टूडेंट हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, तो आप इन चीज़ों पे तो काम नहीं कर सकेंगे उसकी। ये तो नहीं कर सकेंगे कोई क्लाइंट आया है वो कहे कि मैं तो, मेरी उम्र अब इतनी हो गई है तो मेरे साथ ये मसले चल रहे हैं, तुम कहोगे मैं उम्र उसकी कम कर दूँ, मैं आपको चलें ये मसला हल हो गया आपका, ठीक है। या आप वो चीज़ें, जैसे मैंने बात की कि आपके कल्चर की बात है, एक आपके पास क्लाइंट या आपका पेशेंट कहीं से फॉर एग्ज़ाम्पल खैबर पख्तूनख्वा से आ जाता है, ठीक है, उसके किसी रिमोट इलाके से आ जाता है। अब आप उसको कभी भी वो सजेशंस या वो प्रैक्टिसेस नहीं दे सकते जो आप लाहौर में रहने वाले बच्चों को दे रहे हैं, सोल्यूशंस नहीं दे सकते आप वो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसका कल्चर चेंज है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी वो नहीं होंगे, राइट। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने इनको ऑब्जर्व करना है। सेकेंडली, एक्सटर्नल। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप चेंज ला सकते हैं, जो कि आपके नर्चर का पार्ट होती हैं, राइट। जैसे कि इंटरेस्ट हैं, यू कैन बिल्ड योर इंटरेस्ट। वैसे तो इंटरेस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी समटाइम्स आपके इनबॉर्न होते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप बचपन में जो खेल खेल रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात आपकी लेटर एजेस में आपको जाके उस तरह से आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे होते और आप चेंज कर लेते हैं। समटाइम्स आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, कोई फ्रेंड ऐसा मिलता है, फील्ड ऐसी मिल गई, दोज आर ऑल चेंज्ड। सो द सेकेंड थिंग इज़ एजुकेशन दैट यू कैन इम्प्रूव, राइट। फिर अपीयरेंस है, हाउ यू लुक। इस पे भी आपने कोई सेशन लिया है? हाँ, लिया है, बिल्कुल। तो आप अपनी अपीयरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी आपके अपने इख्तियार में है, और आप अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से नज़र आएँ। अच्छा, अब अपीयरेंस वही नहीं होती, अपीयरेंस पर आपने बड़ा डिटेल लिया होगा लेक्चर के, ये नहीं है कि आपने पहना क्या हुआ है, ठीक है, आपने कैरी कैसे किया हुआ है, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बनाए हुए हैं, आपने अपने बाल कैसे बनाए हुए हैं, बालों को डाई कैसा करवाया हुआ है, ठीक है, आपने जो सारा अपना कॉस्मेटिक अपनी बनाई हुई है अपीयरेंस वो कैसी है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी अपीयरेंस का पार्ट हैं। फिर इसके साथ आप बात किस तरह कर रहे हैं, आप कमरे में एंटर होते हैं तो किस अंदाज से एंटर होते हैं, आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आपके अपीयरेंस का पार्ट है। देन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल बड़ा रोला शोला पड़ा रहता है ना, ड्यूअल नेशनैलिटीज़, ठीक है, यानी सिटीज़न आप जाएं किसी और कंट्री में मूव करें और वहाँ पे आप वहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहें, तो आप कहें कि मैं अब यहाँ का सिटीज़न बन गया, ठीक है। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो पूछते हैं मेरा हस्बैंड तो वहाँ है, वो मुझे कहता है आ जाओ, मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ हैं, मेरी फैमिली वहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या आप उसको कभी सोल्यूशंस दे सकते हैं कि येस, इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज योर सिटीजनशिप तो योर मैटर्स कैन बी सॉर्टेड आउट, राइट। इसी तरह से रिलीजन है,
रिलीजन भी हमारे यहाँ तो हम बीइंग मुस्लिम्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वी कैन नॉट चेंज आवर रिलीजन टू सम एक्सटेंट। जब आप पैदा होते हैं तो इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल कि आप किस ख़ानदान में पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है दैट यू कैन चेंज योर रिलीजन, राइट। लेकिन जब व्हेन आई एम टॉकिंग हेयर, सो आई एम नॉट, मैं किसी एक साइड पे बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। हमें पूरा जो उसका हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ का वो देखना होता है, तो इट्स इन योर कंट्रोल। देन बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स अगेन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, दिस यू कैन चेंज। देन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, अगेन हर बंदे का जो लाइफ एक्सपीरियंस है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो 45-50 साल की उम्र में कहते हैं कि मैं जो है ना आई एम न्यू टू दिस फील्ड, ऐसा ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 28-30 साल की उम्र में कह रहे होते हैं आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। अब वो क्या है, वो उसके एक्सपीरियंसेस हैं टुवर्ड्स दैट। फिर आपने कुछ वो भी सुना होगा, कुछ ऐसे होते हैं मुझे तो ज़िंदगी ने बहुत कम उम्र में बड़ा कर दिया है ना, यानी ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वैसे मतलब कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, ठीक है, और नो डाउट होते भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी होते हैं, यस। जैसे मैंने आपसे कहा है कुछ लोग 28 साल की 30 साल की उम्र में कहते हैं आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, और कुछ लोग 45 साल की, यस। आपको एक्सपोजर किस चीज़ का कब मिला, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपने किस स्टेज में आपको एक्सपोजर मिला, आपने उसको एक्सपीरियंस किया और आप वहाँ तक पहुँच गए, राइट। सो द लास्ट थिंग इज़ नो देयर इज़ वन मोर, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी क्या है, यानी आप जब काम करें एज ए प्रोफेशनल तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डाइवर्सिटी होती है, अदर देन दोज डाइवर्सिटीज़ जो कि हमने पीछे डिस्कस की, उनके अलावा भी। जॉब फंक्शन, आप काम क्या कर रहे हैं, आपके पास असाइनमेंट क्या है, टास्क क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टास्क होते हैं ना, किसी के पास जो है वो मैनेजरियल टास्क है, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। इसी तरह से प्लेस ऑफ वर्क, कौन किस जगह पे काम कर रहा है, किसके पास कैसा दफ्तर है, वो तो देखे ना, उसको इतना अच्छा ऑफिस दिया हुआ है, उनके तो एसी भी लगा हुआ था, क्यों सुमैया है, और हमारे पास तो एसी भी नहीं लगा हुआ। उसका ऊपर वाले फ्लोर में ऑफिस है, मेरा नीचे वाले फ्लोर में ऑफिस है, मैं कैसे जाऊँ। दीज आर द डिफरेंसेस, राइट। और ये आप यकीन कीजिए, आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस हैं दैट मैटर्स अ लॉट। देन मैनेजमेंट स्टाइल, यानी किसी का भी मैनेजमेंट स्टाइल कैसे है। बाज़ औक़ात एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे होते हैं, राइट। और एक डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, और दूसरा मैनेजर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल यूज़ करता है, अथॉरिटेटिव स्टाइल यूज़ करता है कोई, ठीक है। तो दीज मैनेजिंग स्टाइल्स also impact on the differences that create not only in the life of the individual, instead that create differences among all the employees जो भी उस organization में काम कर रहे हैं। Then is the pay type। अच्छा, employment status है उससे पहले। employment status क्या है, आप permanent हैं या temporary हैं। permanent वाले सुकून से बैठे होते हैं, खैर है ना, भी टारगेट अचीव किया तो इट्स ओके, महीने बाद तनख्वाह मिल ही जानी है, 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो ही जाएंगे, ठीक है। और जो टेम्परेरी वाले हैं उन्हें होता है कि नहीं, मुझे एक लिस्ट ऑफ टास्क मिली, आई हैव टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। उनका एप्टीट्यूड और उनका एप्टीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं होता ऑलवेज, समटाइम्स इट क्रिएट्स पॉजिटिविटी एज वेल। यानी अगर किसी इंसान को या एम्प्लॉयर को ये पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ ऑनेस्ट है, तो वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी उसको ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे बेनिफिट देने वाली है और ये समझती है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है और मुझे किस तरह से डील कर रही है, तो वो फिर वहाँ पे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी जो आउटपुट है वो देने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ पे टाइप। इतना ही काम उससे लिया जा रहा है और उसको इतनी सैलरी दी जाती है, और उतना बल्कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ और मुझे सैलरी कम दे रहे हैं। उसका एक्सपीरियंस भी कम है, फिर भी उसको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं। बट इट डिपेंड्स, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ख्याल में उस बंदे का इम्पैक्ट ज़्यादा हो,
ठीक है, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में। कुछ लोग पूरा महीना आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वो शायद 30-40 हज़ार रुपया लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फ्यू डेज दे कम एंड दे गेट डबल ऑफ दैम। क्यों? ये ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हो सकता है कि उसका पोटेंशियल या उसने जो एक दिन में आके काम करना है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उस इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा है जो उसके पास एम्प्लॉय दूसरा काम कर रहा है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप डील कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इन तमाम डिफरेंसेस को समझना है और एम्प्लॉयर्स को समझाना है, राइट? उनके जो इन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उनको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर किस तरह डेवलप कर सकते हैं। देन सीनियरिटी, अगेन किसकी पोजीशन क्या है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। देन यूनियन एफिलिएशंस। यूनियन एफिलिएशंस क्या हैं? समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियंस बनी हुई होती हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अक्सर आपने फिल्मों, ड्रामों, टीवी में देखा होगा, क्योंकि अभी आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि आप इतनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, PIA, रेलवे, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट यूनियंस बनी होती हैं, इवन कि इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है। और वो उनका मकसद ये होता है असल में कि वो वेलफेयर चाहते हैं ऑफ द एम्प्लॉयर्स, राइट। और उसके ऊपर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपने सीनियर्स के साथ अपने मुतालबात पेश करते हैं या बात करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस यूनियन से बिलोंग करते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना है। यानी वो जो पावर ग्रुप्स बने हुए हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे समझाना है। यस, स्टूडेंट यूनियंस डायरेक्टरेट ऑफ अफेयर्स का फंक्शन कुछ डिफरेंट होता है, स्टूडेंट यूनियंस का फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। वो तो जो डायरेक्टरेट ऑफ अफेयर्स हैं, दैट इज़ गवर्न्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस और द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइम। लेकिन जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, दैट आर इंडिपेंडेंट सेल्स, जो कि अपनी ही उनकी सारी बॉडी होती है और उसके ऊपर वो सब चीज़ें डिसीजंस ले रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं। द लास्ट वन, इससे भी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ठीक है। आप देखेंगे हम अपनी सेल्फ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं डाइवर्सिटी को देखते हुए। पॉलिटिकल बिलीव्स, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, घरों में टेंशन्स क्रिएट हुई हुई हैं। अच्छा, घरों में नहीं भी हुई हुई, एज एन इंडिविजुअल एक अजीब सी जो है ना वो क्रिएट हुई हुई है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हुई है। सारा दिन वो आप 2 घंटे किसी की बात सुन लेते हैं, कोई प्रोग्राम सुन लेते हैं, कोई सोशल मीडिया पे कुछ रीड कर लिया, उसके बाद आप सोचते रहते हैं, आपका दिमाग जो है कहीं लिमिटेड हो गए हैं और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स उन चीज़ों पे शुरू हो गए हैं, आपके आर्गूमेंट्स शुरू हो गए हैं, इवन कि वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट्स हो गए हैं कि वो आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, आपके वर्क रिलेशनशिप्स के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, इवन कि फैमिलीज़ के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मियाँ इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, बीवी इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, बच्चे कहीं और कर रहे हैं, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ लड़ाया होया, मैंने पता है तेरी वजह तो है जड़े ने गल कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस तरह की वो सारी बातें जो है इट क्रिएट्स इम्पैक्ट्स। अच्छा, ये तो हम सिर्फ अपनी एक कंट्री की बात करें ना, ओवरऑल भी आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखें कि पूरी दुनिया में जब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं तो फिर सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करनी होती हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रही थी कि मैं उस क्लास में थी, या इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आजकल मैं हूँ बैंक रोड कैंपस में, तो वहाँ पे क्या है, हमारी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो सुमैया वो सारे के सारे वही रावी टाउन, शालीमार टाउन और वो गुलशन रावी, समनाबाद, सारे इको मोहल्ले के बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब ये लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, मैंने इसलिए कहती हूँ कि हमारे पास डाइवर्सिटी के इतने चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, व्हेन इंशाल्लाह यू विल बी इन योर वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट उससे लोग मिलेंगे जो कि शायद मुख्तलिफ जगहों से भी बिलोंग करते हों, मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हो, तो वहाँ पे आपने कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। देन मॉरल कंपास, यानी अगेन वही कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके मजहबी बिलीव्स क्या हैं, आपने उस पर कितनी हद तक कॉन्फ्लिक्ट में जाना है, नहीं जाना है, आपने उसके ऊपर किसी को जज करना है या नहीं करना है। देन योर आउटलुक ऑन लाइफ, आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, आपके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर एक के नज़दीक मुख्तलिफ है, हर एक मुख्तलिफ तरह से देख रहा है। सो हाउ यू कैन क्रिएट अ चेंज और कैन हैव एन इम्पैक्ट और क्रिएट अ डिफरेंस अमंग दोज लाइफ्स। देन एपिस्टेमोलॉजी इज़ अगेन अ बिलीफ कि आपका वो जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रहा है, उसके ट्रू सोर्सेज क्या हैं, राइट। ये भी किसी हद तक हमारी अपनी जो है वो जब हम ग्लोबल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि कोई किस मज़हब से है, उसका बिलीफ, जैसे हमने बात की
डिवाइन नॉलेज की, राइट? तो हम इस चीज़ को तब ऑथेंटिक समझते हैं, द नॉलेज ऑफ विजडम वी फील इज़ ऑथेंटिक व्हेन इट इज़ कन्फर्म्ड बाय डिवाइन नॉलेज, राइट? हमारे नज़दीक एपिस्टेमोलॉजी ये है कि नॉलेज तब ठीक है, तब ट्रू है जब वो ये इसको कन्फर्म कर रहा है। और अगर ये कहता है हमारा डिवाइन नॉलेज या रिवील्ड नॉलेज हमें इसको कन्फर्म नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये फारिग है, ये गलत है, इसको हमें मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ द डाइवर्सिटीज़ जो कि आपके पास एज ए प्रोफेशनल मौजूद हैं और आपको इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो आपको फिर एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं आप बन सकते, वरना आप इंसान को एक ही उसके अंदर देखेंगे। और किस तरह देखेंगे? वो जो किताबों में आपको 4, 5, 7 बताए हुए हैं कि ये डिसेबिलिटी, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट? आजकल बहुत लेटेस्टली 90s में जो टर्म कॉइन हुई है, दैट इज़ ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी। ये लफ्ज़ सुना है कभी? अभी यहाँ किसी ने न्यूरोसाइकोलॉजी की बात की थी, मेरा आप बात करी थी न्यूरोसाइकोलॉजी की। तो वो जो न्यूरोसाइकोलॉजी है, दैट इज़ डिज़ाइन टू डील विद न्यूरोडाइवर्सिटी, राइट? एक है न्यूरोटिपिकल, एक वर्ड है न्यूरोडाइवर्स। न्यूरोटिपिकल क्या है? अच्छा, न्यूरो से क्या मुराद है? और नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन जिस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी है या हमारा द होल बॉडी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड ब्रेन इज़ वर्किंग विद द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम जो वैसे तो बज़ाहिरन मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हम एक रेंज में फॉल करते हैं, रेंज ऑफ, जिसको हम आम तौर पे IQ की रेंज कहते हैं। तो एक जो नॉर्मल रेंज है आपकी IQ की, दिस इज़ ए नॉर्मल रेंज, और इससे पीछे जो है, इस रेंज के अंदर जो आते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर, उन्हें हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं। देयर आर सर्टन अदर वेज ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें आप इमोशनल क्वोशेंट और ये सब चीज़ें भी डालते हैं, दैट इज़ रियली अ पार्ट ऑफ इट नाउ डेज़, यानी आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट को। तो जो इसकी नॉर्मल रेंज में आते हैं, दे आर न्यूरोटिपिकल, और जो इस रेंज से डेविएट करते हैं, दे आर न्यूरोडाइवर्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो नॉर्मल रेंज से एक्सीड करती है या उससे लेस होती है, उसको आप पॉजिटिविटी के अंदर डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको उसकी स्ट्रेंथ्स या रेजिडुअल एबिलिटीज़ कह सकते हैं। यस, दे आर एक्सेप्शनल, राइट, बिल्कुल, उसको आप डाइवर्स रेंज में लाएंगे, राइट। लेकिन आम तौर पे जो हम न्यूरो डाइवर्स कहते हैं, उनको कहते हैं जो कि किसी लिमिटेशंस के साथ हैं, राइट, जो कि सिमिलर पैटर्न्स फॉलो नहीं करे। अच्छा, एक तो चीज़ है ना, आपकी रेंज है, एक आपके पैटर्न्स होते हैं डेवलपमेंट के, आपने पढ़े होंगे, ठीक है, यानी आप एक ही सीक्वेंस में सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, राइट। अच्छा, वो पैटर्न्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं आपके जो फिज़िकल माइलस्टोन्स हैं कि बच्चे ने पैटर्न क्या है, पहले बैठना सीखना है, फिर चलना सीखना है, और फिर दौड़ना सीखना है। सो दिस इज़ ए रेगुलर पैटर्न। इस तरह से आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका पार्ट भी एक पैटर्न के सीक्वेंस के तहत चलता है। यानी बच्चा जो है वो पहले, आपने पढ़ी है ना वो कॉग्निटिव स्टेजेस पे आ जाएगी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तो वो आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस बताती है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहली स्टेज छोड़ के दूसरे पे पहुँच जाए। लेकिन समटाइम्स इन न्यूरो डाइवर्सिटी दे आर सर्टन केसेस और एक्सेप्शनैलिटीज़ जिसमें कि हमें ये देखने को मिलता है कि पैटर्न्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, रिवर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि ऑटिज़म में होता है, ठीक है। यानी वो डेवलपमेंट का पैटर्न चल रहा है लेकिन वो रिवर्स हो गया, या वो बिल्कुल आगे पीछे हो गया, यानी थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है लेकिन डिकोडिंग नहीं हो रही, राइट। तो वहाँ पे वो डाइवर्सिटी आ जाती है। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। ये मैंने क्यों स्पेसिफिकली न्यूरो डाइवर्सिटी अलग से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों की जो डीलिंग है मोस्टली
अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाते हैं या जैसे आप लोग स्पेशल नीड्स के जो केसेस हैं, बच्चे हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि न्यूरो डाइवर्स हैं, उनके साथ डील करते हैं, तो वहाँ पे आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई डू होप कि ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपके लिए नई नहीं हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड यू नो ऑल वेल कि व्हाट इज़ ADHD, व्हाट इज़ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेलिया, एपिलेप्सी, डेवलपमेंटल डिलेज, व्हाट आर लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेज, व्हाट आर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखें, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना तो हम इसको डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं बाज़ुकात। डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? लफ्ज़ तो सुना होगा ना आपने। ये एक बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि देयर इज़ नॉट लिमिटेड सेगमेंट्स, देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग दैट रेंज एंड ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स मल्टीपल डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी एक बहुत ब्रॉड रेंज है इसकी, लिमिटेड नहीं है चीज़ें। तो जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रेंज होती है और वो लिमिटेड नहीं होती, आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते, तो वहाँ हम कह देंगे स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो स्पेक्ट्रम है। हो सकता है कि मैंने अभी जो इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं डाइवर्सिटी के, उसके अलावा भी कोई रह गई हो, ठीक है, या हम अभी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए हों, और होती भी है समटाइम्स, हम उसको लोकेट नहीं कर पाते। अच्छा जी, ये कुछ फ़िलासफ़िकल पैराडाइम्स हैं जो कि आपने अपनी पढ़ चुके होंगे। अब मैं फ़िलासफ़िकल पैराडाइम्स यहाँ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम तो प्रैक्टिकल बातें करने आए हैं ना। हमारा मकसद, अगर हमने ये फ़िलासफ़ियाँ पढ़नी होती और हमने ज़्यादा उस तरह होना होता तो वो तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने सेमेस्टर्स हो गए हैं आप लोगों के? 6 सेमेस्टर्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब तक आपने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ ली होंगी सब, लेकिन मैंने यहाँ क्यों शेयर की हैं, मैं इसकी डिटेल, आप यकीन करें, मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। मुझे पता है कि दैट इज़ टू बोरिंग, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रिकॉल, ठीक है, कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम उसको रिलेट करने हैं आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो देयर आर मोस्टली जो हम एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और एज ए स्टूडेंट ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन हम डील करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स आते हैं, वहाँ हम इन 4 फ़िलासफ़िकल पैराडाइम्स को देख रहे होते हैं। बिहेवियरिज़म को, बिहेवियरिज़म क्या है? यानी हम ये सोचते हैं कि बिहेवियर जो है that can be modified and that can be only source of change in the person, ठीक है। यानी आप सिर्फ बिहेवियर के ज़रिए बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। देन देयर इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी ये साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उसके ब्रेन के ऊपर वर्क करके, क्योंकि बिहेवियरिज्म ये कहता है कि आप उसके ब्रेन को नहीं जान सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो आप सिर्फ उसके बिहेवियर को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इस बंदे के साथ ये मसला है और आप उसमें चेंज ला सकते हैं। जबकि जो आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि आपके पास ब्रेन को रीड करने का और ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करने का भी सोर्स मौजूद है। आप उसको भी उसके पे इन्फ्लुएंस करके आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं उसके किसी भी एक्शन में। देन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो इटसेल्फ, उसने जो भी चेंज होना है वो अपने अंदर से चेंज होना है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस हैं वो उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। अगर आप उसी को, उसकी इंडिविजुअल नीड्स को फोकस करेंगे तो आप बेहतरी ला सकते हैं, राइट। और जो चौथा है पॉइंट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सिचुएटेड लर्निंग। इसका मतलब ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके, कम्युनिटी को एंगेज करके, इन्वॉल्व करके आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला पैराडाइम है, दिस इज़ मोर रिलेटेड टू योर सोशल साइकोलॉजी और सोशल, जिसको आप कहते हैं चेंज, सोशल पैराडाइम, सोशल पर्सपेक्टिव, एंड दैट सोशल पर्सपेक्टिव इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स अप्रोच, ठीक है। डिसेबिलिटी को, न्यूरो डाइवर्सिटी को देखने का एक पर्सपेक्टिव है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, और एक जो बहुत सक्सेसफुल पर्सपेक्टिव है जिसमें कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है, दैट इज़ ए सोशल पर्सपेक्टिव, राइट। तो अब वो टाइम गुजर गया है कि आपने क्लिनिकली इन लोगों को देखना है। यू कैन इम्प्लीमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, यू कैन चूज़ दोज वेज, यू कैन चूज़ दोज अप्रोचेज, बट अल्टीमेट गोल इज़ टू इंटीग्रेट द पर्सन इन द सोसाइटी। यस, उसकी रिहैबिलिटेशन इस तरह से करनी है आपने कि उसको सोसाइटी के काबिल बनाना है। सो दीज आर द फ्यू प्रैक्टिसिंग स्टेप्स फॉर दोज पैराडाइम्स। और वो प्रैक्टिसिंग स्टेप्स क्या हैं? वैल्यूइंग ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबसे पहली बात।
कि आपको क्या करना है, हर इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को वैल्यू करना है, प्रमोट एक्सेप्टेंस, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि हर एक के लिए रसाई हो सके, वो भी हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी एंड फेयर प्ले। अच्छा, इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस आप समझते हैं? ठीक है, यानी आप ये कह लीजिए कि जो सबके लिए एक जैसा है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपका क्या नाम है बेटे? कोमल। आपका? सना। और आपका? मोमिना। कोमल, सना और मोमिना को भूख लगी है, तो हम क्या पेश कर सकते हैं इनको भी? बताएं। बिस्किट्स? चलेंगे, हम इनको बिस्किट्स पेश कर सकते हैं। और अब जस्टिस तो कासिम अली शाह फाउंडेशन का ये है कि 3 लोग हैं हमारे पास, तो हम इन सबको 2-2 बिस्किट्स जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सना को भूख जो है वो कोमल से ज़्यादा लगी हो, और कोमल को कोई फ़र्क ना पड़े अगर वो 2 ना भी खाए तो इसका मतलब है कि अगर हमने सना की नीड पूरी ना की तो इसका जस्टिस तो नहीं हुआ ना। इसको 4 चाहिए और इसको हम ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो दिस इज़ इक्विटी। तो आपको इक्विटी और इक्वालिटी दोनों फेयर प्ले को आपने जहन में रखना है। देन सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ये कि हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, हैप्पीली अंडरस्टैंड दैट एंड सेलिब्रेट मीन्स कि आप उस चीज़ पे खुश हों, आप उस चीज़ को एंजॉय करें। सेलिब्रेशन क्या होती है? सेलिब्रेशन एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है और हैप्पीनेस पे एंड होती है, राइट। सो दिस इज़ द क्रक्स कि आपको इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आपका पैराडाइम्स जो आप सब यूज़ कर रहे थे वो इफेक्टिव होंगे। यूनिवर्सल डिज़ाइन, जिसकी हमारे टॉपिक में बात थी। यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्सल जब हम बात करें, ये बड़ी यूनिवर्सल सी अप्रोच है जो सबके लिए यूज़फुल हो, इम्पैक्टफुल हो, किसी को उससे कोई मसला ना हो। है वैसे कोई ऐसी बात जो सबके लिए काबिल कबूल हो? क्यों? हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे, क्यों नहीं है? हैप्पीनेस, वेल बीइंग, फॉरगिवनेस, मोटिवेशन, ग्रेटिट्यूड, एवरीवन लाइक्स दिस। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि नहीं? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं उस तरह, हमारा सोचने का अंदाज वो नहीं है। तो आप लोग तो चेंज मेकर्स हैं ना, और चेंज मेकर्स क्या हैं? किसको चेंज करना है आपने? ह्यूमन अप्रोच को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर्स को। दैट इज़ अल्टीमेटली इंटीग्रेटिंग इन सोसाइटी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है? अपनी अप्रोच को चेंज करना है, राइट। सो यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, यू कैन से इट्स अ कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट और स्पेसिफिकेशन फॉर द प्लान। और ऐसा प्लान जो कि एक्सेसिबल हो, यूजेबल हो, कन्वीनियंट हो और एक्सेप्टेबल हो। ये 3-4 लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किए हैं, यानी अब ये क्या प्लान है? ये वो प्लान है दैट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन फॉर एनी पर्सन, दैट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन फॉर एनी प्लान, that you are going to design for any curriculum, that you are going to design for any instruction। कितने लफ्ज़ बोले मैंने? 4 से ज़्यादा बोले। यानी आप कुछ भी डिज़ाइन करने जा रहे हैं एज एन एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है। यानी और ये कब आप करेंगे? जब आपका फोकस जो है वो इंडिविजुअल होगा या क्लाइंट होगा या लर्नर होगा, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें आपने उसको फोकस करके करनी है, राइट। उसको आप फोकस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके लिए एक्सेसिबल क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी क्लास में हमारे एक साथी मौजूद हैं जिनके लिए शायद विजुअल परसेप्शन स्क्रीन वाली अवेलेबल नहीं है। मुझे जहाँ लगा कि कोई ऐसा इमेज था जो कि इटसेल्फ, जिसको मैं बता नहीं रही थी लेकिन उसको देख के ही हम समझ सकते थे, तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया। मैंने कोशिश की कि मैं उसको एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, राइट। तो ये आपने सब जो प्लान करने हैं अपने क्लाइंट, इंडिविजुअल, लर्नर, व्हाट्सएवर यू कॉल दैट, उसको आपने देखते हुए करने हैं। दीज आर बेसिकली 3 मेन प्रिंसिपल्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। क्या समझ आती है आपको? यानी आपने जब भी कोई प्लान बनाना है
कोई भी आपने इंटरवेंशन प्लान करनी, इंटरवेंशन तो समझते हैं ना, ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन आपने लेके आनी है तो आपने इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना है। द फर्स्ट वन इज़ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ये है कि आप अपने क्लाइंट को, अपने लर्नर को जिस भी चीज़ के लिए इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप उसको एंगेज किस तरह करते हैं, मसरूफ़ किस तरह करते हैं। अच्छा, वो मसरूफियत या उसकी एंगेजमेंट इन दैट एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। और इफेक्टिव कब होती है, जब हम ये समझेंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, उस तक कन्वे हो गया कि नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बहुत सारे न्यूरो डाइवर्स बच्चों की बात की, तो आप देखिए हर एक की डिफरेंट नीड है। आप ऑटिस्टिक बच्चे को उस तरह समझाने की कोशिश करेंगे जिस तरह आपको भी लेक्चर के ज़रिए समझाया जा रहा है या बाकी आम क्लासरूम के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उन्हें समझ आ जाएगी? कोई साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ आपके पास पेशेंट आया है, क्या आप उसको उस अंदाज से वो बात करेंगे जिस तरह से आप किसी आम बंदे को कहते हैं कि यार हमें खुश रहना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, उसको समझ आएगी? नहीं आएगी, नहीं समझ आएगी। डिप्रेशन के पेशेंट को समझ नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आपने अपने जो भी आपकी प्लानिंग है, काउंसलिंग है, कुछ भी है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम कुछ बेसिक्स जो है ना वो देखेंगे कि हमारे पास हमारे प्रोफेशन के बेसिक्स क्या हैं। अगर हम उनको कंसिडर कर लेंगे तो हम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो जाएंगे। यानी हमने उन बातें, वो नो डाउट कि वो सारी बातें आपने किताबों में पढ़ी, अपने सेमेस्टर्स में, अपनी आउटलाइंस में सब सीखी, वो हमें बेस देती हैं, लेकिन हम खाली उनको नहीं फॉलो कर सकते। एक्चुअल में उनको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पैराडाइम्स ये हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ यूनिवर्सल अप्रोच चाहिए, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो हम इन सब को देख सकते हो और कंसिडर कर सकते हो, राइट। पर इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन है, आप रिप्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं, आप उनको दिखा किस तरह रहे हैं, बता किस तरह रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी, वो रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल थी, ठीक है। आपको अपने बाज़ का कंटेंट में मॉडिफाई करना पड़ता है, एक ही कंटेंट को मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। आपके सामने कोई हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, आप उसको किस तरह डील करेंगे? तो वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आता है तो आप उसके लिए उसके मुताबिक एक्सेसिबल फॉर्मेट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे मोबाइल्स हैं, ये क्यों इतने फेवरेट हैं सबके? बच्चे भी लगे हुए हैं, बूढ़े भी लगे हुए हैं, औरतें भी, आंटियाँ भी, अंकल भी, हर कोई। लेकिन कैसे बन गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इतना एक्सेसिबल बना दिया इसको। एक्सेसिबल से क्या मुराद है? अगर इंग्लिश की सारी हम बात करें तो वो तो सबको आती नहीं है, फिर ये सब वो अनपढ़ लोग भी यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने हर चीज़ को एक ऑल्टरनेटिव वे दे दिया, आइकॉन्स दे दिए। छोटा बच्चा जिसने कभी ABC नहीं पढ़ी, उसको पढ़ना ही नहीं आता कि ये पिक्चर लिखा हुआ है, लेकिन पिक्चर का आइकॉन बना हुआ है, उसने वो आइकॉन प्रेस करना है। ऐसा ही है ना, गूगल का आइकॉन बना हुआ, उसको पता है यहाँ से सर्च होता है। यूट्यूब का आइकॉन पता है, ठीक है, बच्चों को सब पता है, बड़ों को पता है, अम्मियों अब्बों जिनको नहीं भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनको भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेसिबल बना दिया। फिर इसमें फ़ॉन्ट साइज़ की ऑप्शंस दे दी गई हैं। व्हाट्सएप क्यों इतना एक्सेसिबल है? ऑडियो, वीडियो, यानी जो बोल के बात नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? दे मेक अ वीडियो कॉल, ठीक है। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हैं वो वीडियो कॉल पे बात करें, और फ्री है, यानी उतनी कॉस्ट लगती है जितनी आप कॉल कर लें या जितना आप वीडियो कॉल कर लें। इमोजीज़ हैं, यानी कितने हम वो मज़े से, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आई एम हैप्पी, जस्ट आई एम सैड, टूटा हुआ दिल भेज दो, ठीक है। हाँ, भूख लगी हुई है, कोई वो ऐसे वो जो ज़ुबान निकली हुई है वो भेज दो, ठीक है। कुछ भी, यानी आपको कितनी कितने डिफरेंट वेज़ हैं ना कम्युनिकेशन के। किसी से कोई मोहब्बत का इजहार करना है, हाँ, नाराज़गी इजहार है, बस गुस्से वाला मुंह भेज दो, ठीक है। कितनी मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं और मल्टीपल मीन्स, ये है मल्टीपल मीन्स। तो आपको अपने आप को भी इतना ही एक्सेसिबल बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए। सिर्फ एक्सेसिबल नहीं बनाना, जो इसके सारी चीज़ें हैं, यूजेबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आपने अपने अंदर हर तरह की वो रखनी है। अच्छा, हमारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में एक और बड़ी चीज़ कही जाती है, दे आर वेरी रिजिड। सुना है कभी? क्यों है ऐसा? वही बात है, वो सारी जो चीज़ें हमने पढ़ ली हुई है ना, हम उसके ऊपर फिक्स्ड हैं, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, 2 + 2 4। लेकिन भाई जो डाइवर्स लोग हैं वो तो कभी भी नहीं कहेंगे 2 + 2 4 होते हैं। डिप्रेस्ड बंदे को क्या कि जो 2 लोग उसके घर में हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, वो तो कहेंगे नहीं, ये एक ये सोचता है, एक ये सोचता है।
तो इसका मतलब है यहाँ वो वाली कैलकुलेशन सप्लाई नहीं होनी है। सो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल आपने उसके जो ग्राउंड है ना उसके अंदर जाके होना है, एडजस्ट होना पड़ता है। इसको एडजस्टेबिलिटी कहते हैं। आपको पता है आज के दौर में वैसे भी जो कामयाबी है वो तो हमें कितनी, माशाल्लाह हमारे पास यहाँ वीडियोस मौजूद हैं, कासिम साहब जो हैं वो हमें कितनी चीज़ें बताते रहते हैं और ये वो, लेकिन आप यकीन कीजिए कि सक्सेस इस टाइम जो काउंट की जाती है उसमें एक लफ्ज़ जो है ना वो एकोमोडेशन या एडजस्टेबिलिटी का है। आप जितनी जल्दी एडजस्ट होते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर एडजस्ट होने की है, आप उतना जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, वो एडजस्टेबल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वो आपका कंफर्ट जोन भी है, आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन तो ये है ना कि हाँ मैं यहाँ कुर्सी से मैं क्या उठ के जाऊँ, अब इतना अंदर एसी वेसी लगा हुआ है, बाहर गर्मी में नहीं उठ के जाता। लेकिन आपकी सोच और साथ वाले की सोच में फ़र्क है, आपने उसकी सोच तक भी जाना है। जिसे कहते हैं ना कि आप उसके शू में पाँव रख के देखें। ठीक है, तो व्हेन यू आर ए प्रोफेशनल तो आपको अपने क्लाइंट के शू में पाँव रख के भी देखना है। लेकिन रिमेंबर, वो रो रहा है तो आपने नहीं रोना शुरू कर देना। दे आर सम अदर एथिकल इशूज़ ना, बहुत सारी और चीज़ें हैं। यानी वो बता रहे हैं अपनी बात कि मेरे साथ यही हुआ तो नहीं मैं तेनू दसना है, मेरे नाल भी इंज हुआ। ठीक है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। वो फिर कभी हम किसी दिन में बात करेंगे।